नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के इस आंसर राइटिंग के पहले वीडियो में हम लोग उन हिस्सों को समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करना है यहीं से आपको पता चलेगा। आज दरअसल में होता क्या है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है, मुख्य हिस्सा जो मेन बॉडी कहा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, एंड वर्ड क्या होते हैं, विश्लेषण करें जिसको कहा जाता है एनालाइज करें, या क्रिटिकली एग्जामिन करें, या फिर टिप्पणी करें, कमेंट करें जिसको कहा जाता है, ये क्या होता है इसकी जानकारी ही नहीं होती है। मैं आपको इंट्रो के लिए 3 मंत्र दूंगा, उसी प्रकार से मुख्य हिस्से के लिए बताऊंगा, फिर कंक्लूजन के लिए आपको 3 फार्मूला दूंगा जिसके आधार पर कभी भी अब आपको इंट्रो कंक्लूजन मेन बॉडी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको एक ही चीज़ की आएगी, कंटेंट की, कि कंटेंट कहाँ से लाएं हम लोग लिखने के लिए, क्या लिखें वो नहीं पता है, तो उसकी कमी को भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, जब वीडियो एंड होगा तो निश्चित तौर पर आप उतना कुछ सीख करके जाएंगे जो आपके पेड क्लासेज में बहुत दिनों के लेक्चर में सप्ताह भर में आप नहीं सीख पाते हैं। सबसे बेसिक हिस्सा क्या होता है कि भाई इंट्रो कैसे लिखा जाता है, उस पर तो आएंगे हम लोग, लेकिन सबसे बेसिक हिस्सा जो होता है वो है सवाल कैसे पढ़ा जाता है और सवाल को कैसे समझा जाता है। जब तक सवाल नहीं समझेंगे तब तक हम इंट्रो कंक्लूजन मेन बॉडी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। सारा हमारा पढ़ा पढ़ाया व्यर्थ है अगर हमें सवाल लिखना नहीं आता है या सवाल की समझ नहीं बन पाती है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। इसलिए एक उदाहरण के लिए मैं सवाल लाया हूँ आपके लिए, उदाहरण देखिएगा, फिर हम लोग चलेंगे कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है। 3 ट्रिक मात्र बताऊंगा मैं आपको, उस ट्रिक के आधार पर दुनिया के किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के सवाल का आप इंट्रो लिख सकते हैं। ओके, देखिए सवाल क्या, सबसे पहले देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भारत में ई गवर्नेंस को अपनाने से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, मतलब कि ई गवर्नेंस को जब से हमने अपनाया है तब से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है, कैसे इंक्रीज हुई है। इसकी राह में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ई गवर्नेंस का परीक्षण नहीं करना है, ई गवर्नेंस अपनाने के पीछे जो राह है, जिस रास्ते पर चल कर के ई गवर्नेंस को अपनाया जाएगा उसमें कौन सी चुनौतियां आएंगी उसका हमें परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। कीवर्ड्स ढूंढिए इसमें क्या क्या है जिसके इर्द गिर्द अपना पूरा का पूरा आंसर तैयार होगा। ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आधा सवाल तो आपने वहीं पर निपटा दिया। सबसे पहला कीवर्ड क्या है, ई गवर्नेंस भारत में। इसको अपनाने से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे बढ़ी है। सबसे पहले ई गवर्नेंस है, इसको जब से हमने अपनाया है तब से शासन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई है ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा सवाल का यही हो गया। सबसे पहला हिस्सा क्या हुआ कि ई गवर्नेंस क्या है और इसको अपनाने से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है। सबसे पहला हिस्सा सवाल का यही हो गया। दूसरा जो हिस्सा है कि इसकी राह में चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी राह में आने वाली जो हम इसको अपना रहे हैं उस दौरान हमें कौन कौन से चैलेंजेज का सामना करना पड़ सकता है, उन चैलेंजेज का हमें क्या करना है, तो एग्जामिन करना है कि वो चैलेंजेज वास्तविक चैलेंजेज हैं या उनमें कुछ भाई चैलेंजेस दिखते ही हैं, क्या वो सही चैलेंजेज हैं या गलत चैलेंजेज हैं, क्या हैं भी या नहीं भी हैं, उसका हमें परीक्षण करना। और अगर चैलेंजेज हैं तो उनका समाधान क्या होगा। ये तो सवाल का बिल्कुल दूसरा हिस्सा हो गया। कई बार एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल को बीपीएससी इस प्रकार से भी लिख देती है, 19 + 19 = 38, अर्थात 19 नंबर पहले हिस्से के लिए, 19 नंबर आपको दूसरे हिस्से के लिए दिया जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको कई बार ऐसा होगा कि पहला हिस्सा ही आ रहा हो। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो दोनों में से एक हिस्से को लिख दीजिए, 19 में से आपके मार्किंग किए जाएंगे एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन के दौरान। इसलिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, कीवर्ड्स क्या क्या है, ई गवर्नेंस है, उसके बाद से क्या है भाई, इसको अपनाने के बाद से पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है, ये हमारे मुख्य कीवर्ड हो गए पहले हिस्से का। दूसरे हिस्से का है क्या, तो इसकी राह में आने वाली चुनौतियां हैं कीवर्ड, और एंड वर्ड है आलोचनात्मक परीक्षण। एंड वर्ड इसको कहा जाता है, अंतिम शब्द कहा जाता है। सवाल आखिर पूछा क्या है, तो वो है क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, वो भी दूसरे हिस्से का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये आपको सवाल समझ में आ गया।
अब ज़रा हम लोग जाएंगे कि इसका इंट्रो कैसे लिखा जाता है और इंट्रो लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इससे पहले शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, आपके क्लासेस में भी नहीं बताया होगा गुरुजी ने। देखिए 3 तरीका होता है इंट्रो लिखने का। और आज के बाद किसी भी सवाल का दुनिया में, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, निबंध पर नहीं आया हूँ मैं, निबंध पर भी आऊँगा मैं एक दिन विशेष लेक्चर में। दुनिया के किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के जीएस के सवाल इसी 3 ट्रिक के आधार पर आप इंट्रो लिखेंगे। इस 3 के अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। इस 3 के आधार पर लिखिए, या अगर आपके पास में कोई और क्रिएटिव वे है कि पहले दूसरे को मिला दे, दूसरे तीसरे को मिला दे, पहले तीसरे को मिला करके इंट्रो लिखें, तो वो भी आप अपना सकते हैं। देखिए क्या है 3 तरीका। सबसे पहला तरीका, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ई गवर्नेंस का सवाल पूछा गया है तो उसकी परिभाषा से शुरू कर लें। किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए, अगर उसमें परिभाषा का स्कोप है तो सबसे पहले उसी को लिखें। जैसे संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है तो संविधान के बारे में आप बेसिक इंट्रो दे दीजिए या संविधान के डेफिनेशन ले दीजिए और वहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग? सबसे पहला चीज़ जो इंट्रो में लिख सकते हैं, 3 प्रकार के इंट्रो बनाए जा सकते हैं। एक होता है डेफिनेशन बेस्ड, जिसमें आप किसी भी चीज़ के परिभाषा से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। विषय या प्रमुख अवधारणा की सटीक परिभाषा लिखें और उसके बाद से पैराग्राफ को चेंज करें या हेडिंग बनाएं और उसके बाद से मुख्य हिस्से में प्रवेश कर जाएं। जैसे कि अपना जो सवाल था कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस जब से अपनाया गया है तब से अकाउंटेबिलिटी एंड जवाबदेही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस प्रकार से बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी था। तो सबसे पहला अपना कीवर्ड क्या था? ई गवर्नमेंट क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे? ई गवर्नेंस की परिभाषा को इंट्रो में लिख देंगे। उसके बाद से हेडिंग बनाएंगे कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और मेन बॉडी लिखना शुरू कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो तरीका होता है इंट्रो लिखने का वो है कि आप उस चीज़ की परिभाषा से शुरू कर लें। दूसरा जो तरीका होता है कि अगर उसके बारे में कोई ऐतिहासिक या वर्तमान का संदर्भ है तो वहाँ से शुरू करें। जब मैं आपको चीख करके मेंस आंसर राइटिंग के चेक करने के दौरान जब मैं कॉपी वैल्यूएशन करता हूँ, डेली ही कई 100 कॉपी से गुजरना पड़ता है। आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो 72 के लिए 71 के लिए। हमसे बेहतर तो मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी नहीं है, भले ही आपने फीस ज़्यादा दिया हो। ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होता है इंट्रो लिखने का, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीका होता है और कठिन तरीका होता है कि या तो आप उस संदर्भ में कोई ऐतिहासिक संदर्भ को ढूंढ लाएं उस विषय से संबंधित, या फिर उस विषय से संबंधित कुछ करंट अफेयर अगर आपके दिमाग में है तो उससे शुरुआत करें। जैसे हाल ही में भारत सरकार ई गवर्नेंस हेतु कोई प्रयास शुरू किया गया है, तो वहाँ से आप डेफिनेशन बनाएं, उसका आप क्या बनाएं, इंट्रो बनाएं और वहाँ से लिखना शुरू करें। ये किस में हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका वर्तमान संदर्भ के दौर में आप लिख सकते हैं, या ऐतिहासिक संदर्भ। जैसे मान लीजिए एलपीजी पर आधारित आज आपसे सवाल पूछा जाए तो आप लिखिए सीधा सीधा कि 1991 में आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप एलपीजी की नीति को भारत में अपनाया गया। ये उसका ऐतिहासिक संदर्भ हो गया। कब से शुरू किया गया, वहाँ से हमने शुरू कर लिया। तो या तो वर्तमान संदर्भ से शुरू करें, या तो ऐतिहासिक संदर्भ से शुरू करें, या उसकी परिभाषा से शुरू करें कि एलपीजी आखिर होता क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी सवाल जब मैं आपको देता हूं तो इन 3 तरीकों के आधार पर आप उसका डेफिनेशन लिखिए, इंट्रो लिखिए और वहां से शुरू कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ इंग्लिश में कि मेंशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिसेंट इवेंट डेटा मेकिंग द टॉपिक रेलेवेंट। इस प्रकार के डेटा, इस प्रकार के टॉपिक, इस प्रकार के एग्जाम्पल, इस प्रकार के करंट अफेयर को आप इंट्रो मेंशन करें जो उसको रेलेवेंट बनाते हों कि हाँ बिल्कुल ये बच्चा समझ गया कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। आपको समझ में आ रहा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक से लिखना नहीं शुरू करेंगे तब काहेगा सिविल सर्विसेज, तब तो एसआई की तैयारी और सिविल सर्विसेज में कोई फ़र्क ही नहीं है अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो। ठीक है। तीसरा जो तरीका होता है संवैधानिक या विधिक तरीका होता है। ये मुख्य रूप से पॉलिटी के सवालों में उपयोग किया जाता है। पॉलिटी के सवालों में या करंट के ऐसे सवाल जो पॉलिटी संबंधित होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी अधिनियम टाइप का कोई सवाल पूछा गया है तो उसमें उपयोग किया जाता है। संवैधानिक अनुच्छेद या अधिनियम एक्ट का उल्लेख करके हम लोग शुरू कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से पॉलिटी के लिए होता है। तो जो सामान्य संदर्भ होता है ना गुरु, वो 2 ही होता है। एक होता है कि आप उसका डेफिनेशन से शुरू करें,
या एक होता है कि उसके ऐतिहासिक या वर्तमान संदर्भ से आप शुरू करें, या उसके बारे में आप बेसिक से इंट्रो से आप शुरू करें, बताने से शुरू करें। जैसे अब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पूछेगा तो उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका तो बस ऐतिहासिक संदर्भ ही है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो 1857 ईस्वी में देश के सभी प्रमुख भाग्यों में देखा गया था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा जन विद्रोह था, यहाँ से शुरू कर लिया हमने। समझिएगा ये चीज़, ये दो ही मैंने आपको जो 2-3 बताए हैं, ये 2-3 में आप सारे इंट्रो जब लिखने बैठेंगे तो कुछ कुछ सवाल में आप फंसेंगे, क्योंकि जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्या लिखना था यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुख्य हिस्से पर चलते हैं। इंट्रो इन 3 के आधार पर हमेशा ही लिखने का प्रयास करना है, उसमें भी इन 2 के आधार पर, 2 नहीं दरअसल में ये 3 है। पहला तो है परिभाषा, दूसरा क्या है भाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में शुरू करें या फिर करेंट कॉन्टेक्स्ट में शुरू करें। विषय का ऐतिहासिक विकास या नवीनतम घटना डेटा का उल्लेख करते हुए मेंशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिसेंट इवेंट डेटा मेकिंग द टॉपिक रेलेवेंट, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल बैठ गया होगा मन में। देखिए इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाता है। अपने मुख्य टेलीग्राम चैनल पर ये सब वीडियो के तो PDF मैं शेयर करता ही हूँ, न्यूज़पेपर का पेड ग्रुप में मिलता है, बाकी ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मेन बॉडी में क्या लिखा जाता है। मेन बॉडी में जो सवाल का मुख्य हिस्सा है ना, उसको हमेशा लिखते हैं। ये लिखना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि सभी बच्चों को पता होता है कि आखिरकार पूछा क्या गया है। एंड वर्ड पर आएंगे अभी हम लोग, एंड वर्ड थोड़ा सा कठिन होता है, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जब अपना बेसिक आंसर राइटिंग हो जाता है तब उसी की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रश्न की मांग, कि क्या पूछा गया है ना। विश्लेषण है, कारण प्रभाव है, आलोचना है, पक्ष विपक्ष है, क्या आखिरकार में पूछा गया है। जैसे अपने सवाल में क्या पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, तो सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से हम लोग पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है, इस प्रकार से छठा पॉइंट लिखेंगे, सातवां पॉइंट लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट के साथ में कुछ एग्जाम्पल दें हम लोग रेलेवेंट बनाने के लिए। कुछ डेटा फैक्ट्स अगर याद हैं तो वो ऐड करें, या कुछ विश्लेषण करें, या कुछ एक्स्ट्रा हम लोग क्या करें, तो एक्स्ट्रा हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हुए अगर लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल पूछा गया है तो उसको दर्शाएं। तो ये जो 6 से 7-8 पॉइंट तक लॉन्ग फॉर्मेट है तो और विस्तारित जाते हैं बच्चे, उसमें आप लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया, मुख्य बॉडी में क्या लिखना होता है। ठीक है, अब दूसरा मुख्य बॉडी का ही दूसरा हिस्सा है जो सवाल का दूसरा खंड है। सवाल का दूसरा खंड क्या था भाई, कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। किसका, तो इसके राह में आने वाली चुनौतियों का। तो हमें चुनौतियों को क्या करना है, कौन कौन सी चुनौतियाँ वास्तविक तौर पर देखी जा सकती हैं, और क्या ये वाकई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है क्या। नहीं, ऐसी चुनौतियां तो नहीं होती हैं, तो इसके समाधान को हमें लिख देना है, जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि ये जो चुनौतियां दिख रही थी वास्तविकता में जब हमने इसका परीक्षण किया है तो इसका समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। तो यानी कि दूसरे हिस्से में अगर हम लोग सामान्य शब्दों में समझें तो हमें केवल चुनौतियाँ और समाधान ही लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन अलग जो होता है, जो पूरे सवाल का होता है, उस पर आएंगे हम लोग, लेकिन इस सवाल के संदर्भ में हमें चुनौतियां लिखना है, और चुनौतियों का परीक्षण करते हुए, उसका रिव्यू करते हुए, उसको एग्जामिन करते हुए हमें उसके समाधान के बारे में लिखते हुए चले जाना है, और इस प्रकार से ये सवाल अपना एंड हो जाएगा। लेकिन कंक्लूजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। हमने इंट्रो सीखा, इंट्रो किन किन आधारों पर था, परिभाषा याद हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, याद करने की चीज़ ही नहीं है। ये तो है कि भाई प्रैक्टिस करेंगे हिस्टोरिकल या फिर करंट कॉन्टेक्स्ट में, वो डेटा के साथ में हमें लिखना पड़ेगा इसको, ये हमने सीख लिया। पॉलिटी के सवाल है तो आर्टिकल से, अधिनियम वगैरह से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ तरीके इन्वेंट किए हैं, अभी देखे हैं। अब निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं, कंक्लूजन। इन्हीं दो में बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, फंसते हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। पूरे उत्तर का संतुलित सारांश, बैलेंस्ड समरी होना चाहिए, कोई नया विचार इसमें नहीं होता है। हमेशा ही पूरे उत्तर का जो बैलेंस्ड समरी होता है, समराइज करना जानते हैं आप, क्रक्स लिखना जानते हैं क्या,
एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है इंग्लिश पेपर सब में कि क्रक्स लिख करके बताइए। तो क्रक्स लिखना है आपको सबसे अंत में, वही संक्षिप्त में बैलेंस्ड करके आपको लिख देना है 2 से 3 लाइन में। या तो कोई पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इसको छोड़ दीजिए, कुछ ही लक्ष्य के साथ में इसको जोड़ करके छोड़ दीजिए। जैसे अमृत भारत में हमें हासिल करने में यह मदद करेगा, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा, लेकिन मैं हमेशा ही अतिरेक वर्डों को बोलता हूँ मत लिखो, जैसे विश्व गुरु वगैरह मत लिखा कीजिए। संतुलित मत, उत्तर के दोनों पक्षों को संक्षेप में स्वीकार करते हुए संतुलित दृष्टिकोण के साथ में इसको प्रस्तुत करें। अभी ये उदाहरण दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। सकारात्मक पॉजिटिविटी, हमेशा एक आशावादी नोट पर समाप्त करें। एग्जाम्पल है, सुधारों के साथ भारत इसे दूर कर सकता है। अगर आप इस एग्जाम्पल इस लाइन का उपयोग करें, या अगर हम प्रयास करें तो इसको हम सुधार सकते हैं, या अगर समाज स्तर पर प्रयास किया जाए तो निश्चित ही इस दिशा में सफल परिणाम प्राप्त होंगे, या अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम उपेक्षित हैं। इस प्रकार से आप शब्दों को उपयोग करते हुए जब आप किसी भी चीज़ का एंड करते हैं तो वो कहा जाता है पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने एंड किया है। आप जो ऑफिसर बन रहे हैं ना, तो समस्या ढूंढने के लिए नहीं बन रहे हैं, वो समस्या तो समाज में सरकार के पास है ही पड़ा हुआ, आपको समाधान ढूंढने के लिए बुलाया जा रहा है। तो हमेशा ही आपकी बातों में पॉजिटिविटी झलकना चाहिए, इंटरव्यू में भी, वैसे भी जीवन में भी, और लिखने के दौरान भी। इसीलिए कहा जाता है कि जो जितना जीवन में पॉजिटिव होता है उसका उतना ही जल्दी सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि अप्रोच उनका हमेशा सकारात्मक होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये 3 प्रकार से लक्ष्य के साथ जोड़ना, निष्कर्षों के संवैधानिक मूल्य, सतत विकास लक्ष्य, या सरकार के विजन से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अमृत भारत मिशन 2047 सरकार का विजन है कि 2047 तक हमारे देश को विकसित बनाया जाए। इन 3 प्रकार से कंक्लूजन हमेशा ही लिखा जाता है, संतुलित मत के साथ। ऐसे सवाल जिसमें आपसे पक्ष विपक्ष पूछा गया है, क्रिटिकल एग्जामिन पूछा गया है, परीक्षण पूछा गया है, वहाँ पर आप हमेशा ही क्या करें, बैलेंस्ड व्यू अपनाएं और उसके साथ में एंड करें। अगर कुछ ऐसा पूछा गया जिसमें समस्या कई सारे हैं, जैसे प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें, या फिर निर्वनीकरण की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग बात करें महिला सशक्तिकरण की, या फिर बात करें किसी सामाजिक इशू की, सोशल इश्यूज़ की बात करें, तो हमेशा ही उसको पॉजिटिव नोट के साथ में एंड करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हमेशा एंड करना है। अगर हम अपने समाधान जो आपने लिखा है, अपने सुझाव जो आपने लिखा है, या सरकार अगर कोई अधिनियम बना रही है, सरकार अगर कोई समाधान तलाश रही है, सरकार अगर कोई इनिशिएटिव कर रही है, कोई पॉलिसी ला रही है, तो आप उसके साथ एंड वर्ड जोड़ते हुए लिख सकते हैं कि अगर सरकार के बताए हुए इन कदमों की ओर, या इन सुझाए गए कदमों की ओर, या इन सुझाए गए बिंदुओं की ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, या निश्चित तौर पर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पर सुधारों की सुधारों की अपेक्षित कर सकते हैं। सही शब्द नहीं मिल रहा था मुझे। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नोट के साथ में एंड कर सकते हैं। इसी को कंक्लूजन कहा जाता है। लेकिन बातें 100 कर लो, जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा, है ना। जैसे इस सवाल को देखिए, अभी सवाल को हमने डिस्कस किया, अब ज़रा इसके इंट्रो को हम लोग देखेंगे कि इंट्रो किस प्रकार से लिखा जाता है। इंट्रो देखिए यहाँ पर लिखा गया हिंदी इंग्लिश में, क्या है भाई, ई गवर्नेंस का मतलब होता है रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड पीपल। रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जब सामान्य जनता से जुड़ती हैं सरकारें, और उनके बीच में बिचौलिए कम होते हैं, जब सरकार जनता से डायरेक्टली ई संवाद करती है, जुड़ती है, उन तक पहुंचती है, तो उसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। यानी कि सरकारी तंत्र कम होगा और सरकार ज़्यादा होगी, इसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से जनता और सरकार के बीच में जब संचार के माध्यम से दूरी कम होती है, उसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। और उसमें शासन तंत्र में जवाबदेहिता बढ़ती है, डायरेक्ट आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज़ के बारे में जनता को पता चलता है। इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग करके नागरिक केंद्रित, कुशल व पारदर्शी शासन प्रदान करना, पारदर्शी और कुशल शासन प्रदान करना। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 के तहत इसका व्यापक रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें 2 चीज़ है। पहला हिस्सा जो है उसको बोला जाता है परिभाषा। बहुत मेहनत से स्लाइड बनाया गया बंधुओं, काफ़ी समय लगा है मुझे इसको बनाने में।
भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये जो है ये क्या है, इसका करेंट कॉन्टेक्स्ट है, करेंट कॉन्टेक्स्ट है इसका हमने डेफिनेशन लिखा और वर्तमान संदर्भ भी दिया। अब 2015 के डिजिटल इंडिया की जगह पर आप क्या दे सकते हैं, कोई अभी अभी का उदाहरण दीजिए, कोई हाल फिलहाल में जैसे सरकार ने शुरू किया, जैसे अगर आपको याद हो मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको पढ़ाया था ध्रुवा के बारे में, ध्रुवा के बारे में पढ़ाया था, भूल गए होंगे मुझे पता है। ध्रुवा क्या है भाई, तो ये भारतीय पोस्टल विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है। लोगों के एड्रेसिंग सिस्टम जो है, लोगों का पता का जो सिस्टम है, एड्रेस का जो सिस्टम है, उसमें बड़े स्तर का रिफॉर्म किया जा रहा है ताकि पिन ड्रॉप लोकेशन किसी का भी प्राप्त हो सके। सरकारी कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां या जो भी सरकारी सुविधाएं या डिजिटल युग में एड्रेस जो है वो ये ना बताना पड़े कि चाय की दुकान के बगल में आकर के पूछना तो मेरा नाम बता देंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें ना करनी पड़े डिजिटल युग में, इसीलिए ये सुविधा शुरू की जिसका नाम है ध्रुवा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें यहाँ पर तो कि ई गवर्नेंस से तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग करके नागरिक केंद्रित, कुशल व पारदर्शी शासन प्रदान करना है। हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ही भारत में हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को आगे बढ़ाते हुए ही भारत सरकार के द्वारा ध्रुवा एड्रेस सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। हो गया परफेक्ट एग्जाम, इंट्रो हो गया, कोई दुनिया में नहीं काट सकता आपके इंट्रो को। अब इससे शानदार इंट्रो क्या होगा, आप ही के सामने मैंने बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, बस आपने कलम नहीं चलाया है अभी तक। वो जिस दिन चलेगा फिर आपको भी ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है बंधुओं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। मुख्य भाग में हम लोग क्या लिखेंगे, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में हम लोग खूब सारे पॉइंट लिखेंगे। फिर हम लोग चुनौतियों का क्या करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, डेटा सुरक्षा, मजबूत साइबर प्रोटोकॉल का प्रयास, चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं और इनके समाधान को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद से हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे कि ई गवर्नेंस से भारतीय शासन की कार्य प्रणाली में क्रांति ला दी है, लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता को उपयोग करने के लिए डिजिटल साक्षरता, मजबूत साइबर सुरक्षा, सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, हमने क्या दिया है, सुझाव दिया है कि ई गवर्नेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन अगर आपको इसको लागू करना है तो 2 लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ आपको, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाइए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाइए, मजबूत साइबर सुरक्षा, सार्वभौमिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कीजिए ताकि हम सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। ये लक्ष्य हो गया जिसकी मैंने चर्चा की थी, या फिर इसकी जगह पर लिखिए ताकि हम 2047 तक अमृत भारत मिशन के तहत में एक सही विकसित देश प्राप्त कर सकें। बस हो गया, सही है भाई, बेसिक स्तर पर बिल्कुल सही कंक्लूजन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर चेक करने के दौरान रोज अप्रॉक्स 150 से ज़्यादा कॉपीज से मैं गुजरता हूँ, आप अंदाज़ा लगाए कितने देर में बैठता होऊंगा। और यकीन मानिएगा हमेशा हम आंसर में एक ही चीज़ देखते हैं, कीवर्ड्स, कि किसने ज़्यादा कीवर्ड्स लिखें। कहानियाँ लिखने वाले नहीं चाहिए होते हैं जीएस के लिए, उसके लिए अलग से पेपर होता है जिसको निबंध कहा जाता है। लिखो जितनी कहानी लिखनी है भाई 3 निबंध में। जीएस में स्टोरी नहीं लिखी जाती है, जीएस में कीवर्ड्स पर आधारित, फैक्ट और डेटा का आधारित सवाल लिखे, आंसर लिखे जाते हैं। वो जिसने सीख लिया उसी को मेंस में शानदार मार्क्स मिलते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं। कितने 23 मिनट का वीडियो हो गया है। कीवर्ड्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। कैसा लगा है आज का वीडियो ज़रूर ही बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स के बारे में, एंड वर्ड जिनको कहा जाता है, एंड वर्ड जिनको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कल ही आपको शायद ये वीडियो मिल जाए, परसों। मुख्य शब्दावली जैसे कौन कौन से होंगे, विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस, उसके बाद से टिप्पणी, कमेंट जिसको कहा जाता है, एग्जामिन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए और विवेचना कीजिए। ये सब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग का दूसरा जो हिस्सा होता है वो यही होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसको हम लोग दूसरे हिस्से में समझेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे बच्चे जो 72 की तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, कहाँ से आंसर राइटिंग करें, कहीं से भी, कहीं कुछ नहीं जाना, कहीं किसी को पैसा नहीं देना है, फिर
ऐसा पता कोचिंग में जाकर 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कोचिंग वालों के जिन्होंने 4-4 हज़ार रुपये लिए हैं कि मेंटोर करेंगे, ये करेंगे, और मुझे फिर कमेंट कर दो, आप मैसेज कर दो। मैं नहीं पैसे निकलवा सकता आपके। सबसे पहले क्या कीजिए, पढ़िए, पढ़ करके एनसीईआरटी के पीछे जो सवाल रहते हैं उसको लिखिए। सबसे बेसिक यही होता है गुरु, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। किसी चैप्टर को पढ़ा और उसके पीछे के सवालों को लिखा, यहीं से शुरुआत कीजिए, ठीक है। बाकी अगर मुझसे जुड़ना हो आंसर राइटिंग के लिए तो जुड़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक सब फीस में। बाकी कोई हाई फाई कोचिंग आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।